हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज का आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का हल। यानी कि अवकल समीकरण का हल। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी ग्रुपों में और सभी दोस्तों को लाइव ले आओ, जिससे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करें। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, यानी बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो लाइव आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था, जिसमें हमने पूरे बेसिक कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सीखे। तो आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के, जिसमें से पहला है जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल। दूसरा तरीका है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशिष्ट हल। और तीसरा तरीका है सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी कि विचित्र हल। तो ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसको अगर हम विस्तार से समझें तो पहला टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं, अर्थात व्यापक अथवा पूर्ण हल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम उसका सॉल्यूशन ज्ञात करें जो कि जनरल सॉल्यूशन हो और उसके अंदर आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट हैं वो अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर आ जाएं, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका जनरल सॉल्यूशन हो उसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि व्यापक हल के जो स्वेच्छ अचर हैं वो बराबर होने चाहिए अवकल समीकरण की कोटि के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से समझें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है व्यापक हल वो हमें प्राप्त होता है बाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है, तो ये जो हल है वो इसका व्यापक हल कहलाता है। कब कहलाएगा? जब इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी स्वेच्छ अचर वो बराबर है किसके? जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कोटि के,
और कोटि क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो इसकी कोटि के बराबर हो गई। यानी यहाँ पर 2 हमारे पास अचर राशियाँ हैं और इसकी कोटि भी कितनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की? 2। तो इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से समझे। किसी अवकल समीकरण में अगर अवकल समीकरण की कोटि जो हमें व्यापक हल प्राप्त होगा उसके स्वेच्छ अचर के बराबर हो तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये इसका क्या है, जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। y = a cos kx प्लस b sin kx, जहाँ पर a और b हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। ठीक है, ये दोनों, एक a है एक b है, तो टोटल 2 है। और यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 2 है, क्योंकि 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसमें। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। दूसरा सॉल्यूशन है हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशिष्ट हल। तो हम विशिष्ट हल किसे कहेंगे? देखो, विशिष्ट हल हम उसे कहेंगे जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर, उनको अगर हम कोई विशिष्ट मान दे दें तब जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया? पुट द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास इस तरीके का, उसमें हम पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें किसकी? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी की। उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि अवकल समीकरण के व्यापक हल के जो स्वेच्छ अचर हैं उनको विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होता है उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो ये ही हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें ये प्राप्त हुआ था अभी। ठीक है, तो इस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 0 रख दें तो यहाँ पर देखिए b बराबर 0 रखने पर ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का गुणा हो रहा है। ठीक है, और a बराबर 1 रखने पर इसकी जगह 1 × cos kx हो जाएगा और 1 का जब cos kx से गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा y = cos kx। तो ये जो सॉल्यूशन है y = cos kx, यही सॉल्यूशन हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि विशिष्ट हल कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? विशिष्ट हल। यानी किसी जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, उनको विशिष्ट मान देने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी कि विचित्र हल। तो सिंगुलर सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टिकुलर सॉल्यूशन और अब है सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी कि किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है उसके जो स्वेच्छ अचर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको पार्टिकुलर वैल्यू देने पर प्राप्त नहीं होता है, उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर पार्टिकुलर वैल्यू देने पर हल प्राप्त होता है तो हम उसको कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
और हल प्राप्त नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये थोड़ी अलग डेफिनेशन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। यानी कि जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एक पार्टिकुलर वैल्यू देने पर जो मान प्राप्त नहीं होता है उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझें इसको। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, y इजिकल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, जहाँ पर p डिनोट करता है dy बट्टे डी एक्स। तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको कोई विशिष्ट मान दे, तो अगर जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो तो उसको तो हम कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जब मान प्राप्त नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा, बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा इसको हम कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें विशिष्ट मान देने पर ये हल प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता तो हम उसको कहते पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और विशिष्ट मान देने पर प्राप्त जो नहीं होता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन तरीके के सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका हम बार बार प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है एंड सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम दो नई डेफिनेशन और पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें पता होना और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहली डेफिनेशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि प्रारंभिक मान समस्याएं। अब ये प्रारंभिक मान समस्याएं क्या हैं इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इसकी डेफिनेशन कहती है ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए, ध्यान रखना, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जो सभी शर्तें हैं वो अगर एक बिंदु पर दी गई हों, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसकी सभी शर्तें एक बिंदु पर दी गई हों तो हम इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। यानी कि फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स ऑल कंडीशन गिव एट अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इसको हम शॉर्ट में IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस तरीके से व्यक्त करेंगे इसको। अब एक ही बिंदु पर दी गई हो इसको कैसे समझें कि एक ही बिंदु का क्या मतलब है, ये एट अ पॉइंट। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझें। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने शुरुआत में ली थी। तो इसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन हमें मिलेगा बाई इज इक्वल टू कॉस के एक्स। अब आप थोड़ा जल्दी से बताइए कि बाई इज इक्वल टू जो कॉस के एक्स है वो इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है
ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, यानी ये जनरल सॉल्यूशन है या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। इससे पहले वाली जो डेफिनेशन है उनके अंदर मैंने इसको बताया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बाई इक्वल टू कॉस के एक्स है, ये किस तरीके का सॉल्यूशन है। जल्दी से कमेंट करो, यानी ये जनरल सॉल्यूशन है या फिर पार्टिकुलर है या फिर सिंगुलर है। हिंदी में कहें तो व्यापक हल है या फिर विशिष्ट हल है या फिर विचित्र हल है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल है। अब यहाँ पर हम अगर बाई ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 1, बाई डैश ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन हमारी, इसी को हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये बाई और ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस के एक्स, ये हमारा पूरा फंक्शन है। तो यहाँ पर हम अगर x बराबर 0 रखें तो यहाँ पर भी हमें 0 रखना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे कॉस के इंटू 0, तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम इसका डेरिवेटिव करें बाई डैश, जो डैश लगा ना इसका मतलब है इसका एक बार डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, बाई डैश एक्स इजक्वल टू कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन के एक्स, और फिर के एक्स का करेंगे तो के बार आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक्स बराबर 0 रखेंगे क्योंकि ये बाई डैश एक्स होता है फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये साइन के इंटू 0, तो साइन तो पूरा ही 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। तो इस तरीके से जो कंडीशन अगर हमें दी है तो इसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसकी शर्त को समझें कि एक ही बिंदु पर दी गई हो सभी शर्तें, यानी कि बाई ऑफ एक्स भी और बाई डैश एक्स भी, दोनों की जो कंडीशन है वो x बराबर 0 पर है। किस पॉइंट पर है, x बराबर 0 पर, यानी कि इसमें भी x बराबर 0 पर हमें मान निकालना है और इसमें भी हमें x बराबर 0 पर मान निकालना है। तो ये होता है एक बिंदु पर, यानी कि एट ए पॉइंट। समझ में आ गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगी, तो ये इसकी कहलाएंगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके बाद है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि परसीमा मान समस्याएं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होंगी इसके बारे में समझें। तो जैसे हमने अभी इनिशियल वैल्यू में पढ़ा था कि उसमें जो है वो किसी एक बिंदु पर दी होंगी, लेकिन जब हम बाउंड्री वैल्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर जो सभी शर्तें होंगी वो एक से अधिक बिंदुओं पर दी गई होंगी। किस पर दी गई होंगी, एक से अधिक बिंदुओं पर दी गई हों, तो हम उसको कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि परसीमा मान समस्याएं। एग्जाम्पल देगा इसका, डी स्क्वायर वाई बट्टी डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और इसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो बाई इज इक्वल टू कॉस के एक्स प्लस साइन के एक्स। अब देखो इसकी जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमें दी है बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स बराबर 0 पर, यानी हम इसमें अगर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 1। ऐसे ही बाई ऑफ पाई अपॉन 2k, यानी कि अगर हम इसमें x बराबर पाई अपॉन 2k रखेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा।
अब कैसे, इन दोनों में हम एक्स की ये वैल्यू रख देंगे। तो अगर पहले वाले में रखें कॉस के में के एक्स में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस के इंटू पाई बटे 2 के, और के से के कटने के बाद कॉस पाई बाई 2 बचेगा। और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक से अधिक बिंदु हैं, जो शर्त दी है ना वो एक से अधिक बिंदु पर है। किस किस पर, पहले दी है x बराबर 0 पर, और दूसरी दी है x बराबर पाई अपॉन 2k पर। तो इस तरीके की जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो अब आपको ये भी कंडीशन समझ में आ गई होगी कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारे लिए आज की बेसिक कंसेप्ट जो हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और अपने जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उसके लिए भी हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी कंडीशन और जो डेफिनेशन मैंने बताई हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और अपने सभी दोस्तों के साथ जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, वहाँ पर सभी जगह इसको शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी जो जनरल नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो प्राप्त हो सके। ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाना, जिससे जब भी नया अपडेट आए किसी भी वीडियोज़ को लेकर तो आप उसे तुरंत देख सकें। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज कि आज की जो वीडियो है आपको वो कैसी लगी। ये कमेंट ज़रूर करें कि आज के जो टॉपिक्स हैं बेसिक कंसेप्ट के वो आपके क्लियर हुए हैं या नहीं, जिससे मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से विस्तार से समझा सकूं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके जो व्याख्यात्मक उदाहरण हैं यानी कि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेके आए हैं अच्छे से अच्छे। और वो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास 2 से 3 बुकें हैं, वहाँ से हमने कलेक्ट किए हैं, जिसमें जो ज़्यादातर बेस्ट क्वेश्चन है वो हमारे राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान की जयपुर पब्लिकेशन के नाम से एक बुक है, JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस की। ठीक है। इसकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, यानी कि अवकल समीकरण, जो कि बंसल, भार्गव और अग्रवाल इनके द्वारा लिखी गई है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और जो बुक है वो JPH की है। JPH की बुक ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि CBH है कॉलेज बुक हाउस के नाम से, उसमें थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक ख़रीदना चाहे तो वो JPH वाली ख़रीदना। ठीक है। बंसल, भार्गव और अग्रवाल के इसके राइटर्स हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ और बेस्ट एग्जाम्पल के साथ।